बेटा शुरू करें। बेटा गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा क्या हाल चाल है सब बच्चों के? सर बढ़िया है। फटाफट से टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक कौन सा चल रहा था? डेप्रीसिएशन। कल जाते जाते क्लास में गुड बाय नहीं हो पाई थी, तो हम बात कर रहे थे किसकी? जल्दी बोलो। डेप्रीसिएशन में WDV मेथड मैंने डिस्कस कर दिया था और क्वेश्चन नंबर 3 कहा था ट्राई करिए। बेटा किया कि नहीं किया? आओ फटाफट से एक बार क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं WDV मेथड के ऊपर बेस्ड। जरा बताओ मुझे फटाफट से, WDV मेथड में अजम्पशन क्या थी? बेटा एक गेट बंद करो पीछे से, लक्षण आने लगा। WDV मेथड में अजम्पशन क्या थी? बोलो भाई। दैट द बेनिफिट्स फ्रॉम द एसेट गोज ऑन रिड्यूसिंग। जब बेनिफिट घटते जाएंगे तो खर्चा भी डेप्रीसिएशन के नाम का साल दर साल घटते जाना चाहिए। बोलो बेटा। डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला भी बता दिया था। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कहा था करने के लिए, जरा फटाफट से मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं। बेटा मशीनरी परचेज की आपने, कितने की परचेज की? पहले साल की बात कर रहे हैं और इस साल में डेप्रीसिएशन रहेगा। डेप्रीसिएशन का रेट आपको दिया हुआ है 16% ऑफ 5 लाख। हाउ मच बेटा? 80,000। और इस मुताबिक बैलेंस कितना बच गया? 4,80,000। सर ये प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट ना बनाएंगे क्या? बोलो बेटा। नहीं बनाए। कहां बोला उसने? उसने सिंपल मशीनरी अकाउंट पूछा है, तो प्रोविजन फॉर डेप अपने आप लफड़े में नहीं पड़ोगे आप हमेशा मेथड नंबर 1 से ही अकाउंटिंग करोगे। बेटा याद आ रहा है? मेथड 1 मतलब कौन सा मेथड था? When asset account is maintained at reduced price। बोलो बेटा। आओ अगले साल की बात करते हैं। अगले साल की बात करते हैं। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 420। बेटा देखें इस बार डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? 16%। किस पर? रिड्यूस्ड वैल्यू पर। रिड्यूस्ड वैल्यू कितनी है? 4,20,000। हाउ मच? 67,200। और बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना बच जाएगा? 352,800। कमिंग ऑन टू ईयर नंबर 3। बेटा बिल्कुल घिसी पिटी सी बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा हाथ सेट हो जाए इसके ऊपर, तो कल को जब एडवांस क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। 16% ऑफ 3,52,800। हाउ मच? करके लाए हो सब आप? बताओ बेटा। 56,448। देख रहे हो बेटा, साल दर साल डेप्रीसिएशन घटता जा रहा है, क्योंकि इस मेथड की अजम्पशन भी यही है कि बेनिफिट्स गोज ऑन रिड्यूसिंग डिक्रीजिंग। अब इसके बाद बैलेंस कितना बच गया थर्ड ईयर के एंड पर? 300। लो बेटा ये भी हो गया। थर्ड ईयर के बाद कमिंग ऑन टू फोर्थ ईयर। फिफ्थ ईयर क्रूशियल रहेगा क्योंकि सेल की है 2,96,352। जी बेटा देखें कौन बता रहा है 16% डेप्रीसिएशन रिड्यूस्ड वैल्यू पर? कितना? 47,416। और इसके बाद कोई बात 416 पॉइंट कितना है? राउंड ऑफ कर दिया 416 हो गया। बताएं बेटा कितना बैलेंस बचा? 248,936। और कमिंग ऑन टू लास्ट क्रूशियल ईयर फिफ्थ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,48,000
936। और बेटा बेचा कब है? ओ माय गॉड, एट द एंड ऑफ द ईयर बेचा है, तो बेटा 6 महीने का डेप लगाओगे। हमेशा जब बेच रहे हैं, क्वेश्चन 1 में और 2 में यही किया था, 6 महीने का डेप लगाया था बेटा। वो मिड ऑफ द ईयर बेचा था इसलिए किया था। इस बार साल के अंत पर बेच रहे हैं, 16% का डेप पूरे साल का, बताइए कितना? 3 लाख 830। आओ बेटा पढ़कर देखते हैं। साल के शुरू में मशीनरी थी 248 की, लगभग 39 का डेप लग गया, लगभग 210 वैल्यू बची हुई है डेट ऑफ सेल पर, और बेचा कितने में? लो बेटा 1,80,000 में बेच दिया, यानी कितना आ गया लॉस ऑन सेल? 2,9106। चलो ये 6 है यहां पर। सिंपल था बिल्कुल, सिर्फ थोड़ा सा आइडिया कि भाई WDV मेथड कैसे काम करता है। SLM मेथड ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप लगाएगा, WDV मेथड रिड्यूस्ड वैल्यू पर डेप लगाता जाएगा, जिससे डेप्रीसिएशन साल दर साल कम होकर आएगा। आई होप यहां तक ठीक है, जल्दी बताओ। चलो अब आज की क्लास शुरू करते हैं। बेटा जरा बताना, WDV मेथड से रेट निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? अप्लाई नहीं करना कभी वैसे। स्क्रैप अपॉन कॉस्ट इनटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अकाउंट्स में ये फॉर्मूला सॉल्व करने के लिए नहीं बोलेगा, यही फॉर्मूला मैथमेटिक्स और फाइनेंस चैप्टर है मैथ्स में, AP GP के बाद वही शुरू करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां इसको सॉल्व करना सिखाऊंगा भी और क्वेश्चन भी आते हैं वहां। कमिंग बैक, ये WDV का फॉर्मूला था जिसकी मदद से मैंने डेप्रीसिएशन का रेट शायद 16% निकाल लिया था। सुनो ध्यान से, अब कुछ खास बातें बता रहा हूं, SLM और WDV को खत्म कर दूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। WDV मेथड, मैंने ये कहा कि एसेट की स्क्रैप वैल्यू 0 है, या एसेट की स्क्रैप वैल्यू इज नॉट गिवन। मुझे एक बात बताओ, WDV का रेट निकाल पाओगे क्या अगर स्क्रैप 0 हो? बोलो भाई, अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया तो क्या उस केस में ये सॉल्व हो जाएगा? यानी एक नई बात सुन लो, WDV मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। कब? When the scrap value is either 0 or not known। क्लियर है बात ये? बेटा याद रहेगी ट्रू फॉल्स में। आगे सुनिए, एक और चीज देखना, ये परेशानी होती है बच्चों को समझने में, वरना SLM में डेप्रीसिएशन का अमाउंट हमेशा सेम रहेगा ईयर बाय ईयर। हाँ बोलो। लेकिन अगर हम किसी भी एसेट की रिपेयर्स मेंटेनेंस की बात करें, रिपेयर्स मेंटेनेंस की बात करें, तो वो साल दर साल बढ़ती जाएगी। हाँ बोलो बेटा। होगा कि नहीं होगा ऐसा? एज अ रिजल्ट ये फिगर्स दिखनी शुरू हो रही है आपको। ये लिखा है 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000, रिपेयर्स मेंटेनेंस पर लिखा है 1,000 1,500 2,500 3,000 4,000 8,000, दिखनी शुरू हो गई फिगर्स ये। बोलो बेटा, मैं जनरलाइज रूल बनवाने वाला हूं, ट्रू फॉल्स में आ चुका है कई बार। तो मुझे ये बताइए, नेट चार्ज ऑन P&L, बर्डन P&L पर क्या होगा? साल दर साल बर्डन P&L पर बढ़ता जाएगा। सिंपल तो इक्वेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स ही तो है।
डेप्रीसिएशन सेम है, रिपेयर्स मेंटेनेंस सबको पता है साल दर साल बढ़ती जाती है, तो टोटल इसका जो कंपाउंड इफेक्ट होगा विल गोज ऑन इंक्रीजिंग। हां बोलो। लेकिन सुनना जरा, अब अगर मैं WDV की बात करूं तो यहां क्या होगा जल्दी बताओ। यहां पर डेप्रीसिएशन गोज ऑन डिक्रीजिंग और रिपेयर्स मेंटेनेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो नेट चार्ज ऑन PNL बेटा क्या रहेगा, ये यूनिफॉर्म रहेगा कि नहीं रहेगा। एक डेप्रीसिएशन तो घटता जा रहा है, रिपेयर्स मेंटेनेंस बढ़ती जा रही है, PNL का डेबिट साइड विजुलाइज करो, वहां एक आइटम कम होता जा रहा है, एक बढ़ता जा रहा है, तो ओवरऑल PNL पर इंपैक्ट साल दर साल यूनिफॉर्म ही आएगा। बेटा बोलो। सुनो मैं बताना क्या चाह रहा हूं, अब उस लाइन पर आ रहा हूं अब मैं। इफ द डेप्रीसिएशन इज चार्ज यूजिंग WDV मेथड, देन if depreciation is charged using WDV method, then the total charge of depreciation and repairs maintenance taken together will remain uniform from year to year. True या false? बोलो बेटा। will be true कि भाई डेप्रीसिएशन का और इसका चार्ज मिलाकर ओवरऑल बर्डन PNL पर लगभग बराबर आएगा। यहां पर ओवरऑल बर्डन PNL पर साल दर साल इन दोनों का मिलाकर बढ़ता जाएगा। बेटा क्लियर है? खत्म मेरी बात दोनों मेथड्स की। पढ़िए अब पढ़ लीजिए कुछ चीज थोड़ी सी। बेटा पेज नंबर आइए 30 पर 30 इन सब पर ट्रू फॉल्स बनते हैं इसलिए लिख दिया है मैंने। स्ट्रेट लाइन मेथड SLM कह लो, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कह लो या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कह लो, एक ही बात है। दिस मेथड अज्यूम्स, बेटा ये मेथड क्या मान लेता है, दैट द एसेट इज यूज्ड इवनली थ्रू आउट इट्स लाइफ। डेप्रीसिएशन कैसे आएगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन, ये ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू का एक नाम और भी था, लिखो इक्वल टू डेप्रीशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट। नया फॉर्मूला लिख लो एक और, डेप्रीशिएबल अमाउंट डिवाइड बाय लाइफ ऑफ द एसेट। आगे आइए, डेप्रीसिएशन रेट निकालना है, डेप पर एनम डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। स्क्रैप वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिडुअल टर्मिनल वैल्यू इफ द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज गिवन। याद आ रहा है एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखवाया हुआ है, डेप्रीसिएशन का रेट दिया हुआ है, देन स्क्रैप वैल्यू शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। याद आया? एक बुक में एग्जाम्पल लिखवाया मैंने, खोलो पहले उसे एक बार। सबसे पहले शुरुआत की चैप्टर की एग्जाम्पल से, देखो वहां पर क्या था, रेट दिया हुआ है तो स्क्रैप वैल्यू को आपने इग्नोर मार दिया, क्योंकि ये रेट तो निकला ही स्क्रैप वैल्यू को कंसिडर करके होगा। हाँ बोलो। चलो क्लियर है बात, पॉइंट। आगे आइए, अंडर SLM, ये देखो ये आ गया पॉइंट। अंडर SLM द नेट चार्ज ऑन PNL, जो बर्डन आएगा PNL पर किसका, टेकिंग डेप्रीसिएशन रिपेयर्स मेंटेनेंस टुगेदर विल गोज ऑन। बेटा बोलो। अब तो समझ में आ गई होगी लाइन ये, कि दोनों का मिलाकर बर्डन PNL पर साल दर साल बढ़ता जाएगा। अगली बात, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दिस मेथड अज्यूम्स दैट द बेनिफिट फ्रॉम द एसेट गोज ऑन रिड्यूसिंग इन द सब्सीक्वेंट ईयर्स। बेटा क्लियर है? डेप्रीसिएशन रेट का फॉर्मूला गायब है, लिख लो। क्या लिखोगे, ये रहा, लिखो
1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप अपॉन कॉस्ट, ब्रैकेट में डालो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लो फिर से लिख देता हूं साफ साफ, फॉर्मूला है डेप्रीसिएशन रेट WDV मेथड से निकालना है। फॉर्मूला रहेगा कुछ इस प्रकार का, इनटू 100। नोट करना बेटा फॉर्मूला जरा ये, नेक्स्ट पर आइए, थर्ड पॉइंट, इफ द रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज गिवन, बेटा सेम पॉइंट है, अगर डेप्रीसिएशन का रेट दे दिया, ये लो 16% रेट दे दिया, क्या मैंने इसकी स्क्रैप वैल्यू कंसिडर की? 16% सीधा किस पे लगा दिया? रिड्यूस्ड प्राइस पर लगाते चले गए, क्योंकि ये रेट तो जो आया है, ये रेट जो आया है, ये स्क्रैप कंसीडर इसने ऑलरेडी इसमें कर लिया। दोबारा स्क्रैप माइनस नहीं करनी, सेम एग्जांपल जो एग्जांपल 1 में लिखाया हुआ है। पढ़िए आगे, तो रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज गिवन, अगर गिवन है तो स्क्रैप वैल्यू शुड नॉट बी कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। लिख लो बाहर, इंपॉर्टेंट, इस पर आया हुआ है क्वेश्चन, दिमाग में आता नहीं है, पॉइंट बहुत सिंपल है कि WDV मेथड नहीं लगा पाएंगे, कब? अगर स्क्रैप वैल्यू इज 0 और इफ स्क्रैप वैल्यू इज नॉट नोन, या तो पता ना हो या 0 हो, एक ही बात है। स्क्रैप वैल्यू इज 0 और स्क्रैप वैल्यू इज नॉट नोन। लिखो बेटा इसके आगे, 0 और स्क्रैप वैल्यू इज नॉट नोन, ना पता हो, ना पता हो। अगर आगे आइए, अंडर WDV मेथड, लो बेटा ये आ गया, कहां गया WDV? ये रहा, अंडर WDV मेथड पढ़ना, द नेट चार्ज ऑन PNL, जो नेट बर्डन आएगा PNL पर, उसकी बात कर रहे हैं। कैसा रहेगा बर्डन? वो टेकिंग डेप्रीसिएशन एंड रिपेयर्स मेंटेनेंस टुगेदर, इन दोनों का मिलाकर जो बर्डन आएगा PNL पर, विल रिमेन, बेटा कैसा होगा? विल रिमेन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द एसेट। आई होप ठीक है बात, ये बोलो बेटा, क्लियर है? बड़ा सिंपल था, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलो कुछ और सीखते हैं, कुछ और सीखते हैं, सुनिए। देखिए एग्जाम्पल 1 हो गया था ना, 2 देखिए, मतलब सुन लीजिए एक बार, बाद में नोट करेंगे, कंसंट्रेट कर ले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सब कुछ AS10 पढ़ा रहा हूं अब मैं AS10 पढ़ा रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिए। एसेट मैंने परचेज की एक मशीनरी, एंड कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज लेट्स से ₹1 lakh with the scrap value of ₹20,000 and estimated life is let's say 5 years। जब मैंने मशीनरी खरीदी तो उस टाइम पर लग रहा था कि 5 साल चलेगी और 5 साल बाद कबाड़ी को बेच देंगे तो 20,000 मिल जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, केस स्टडी है ये। अब मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि अच्छा, इस मुताबिक डेप्रीसिएशन पर एनम कितना लगेगा यूजिंग SLM मेथड? बताना जरा, कितना? 1 लाख माइनस
20,000। क्या कहते थे इसे? अरे बोलो बार बार भाई, वो घुसाना पड़ेगा जहन में। एएस में ही लिखा हुआ है, अभी मैं लिखवाऊंगा ना, आपको पढ़वाऊंगा, वहां डेप्रीशिएबल अमाउंट ही लिखा होगा। कहीं भी कॉस्ट माइनस स्क्रैप नहीं बोलेगा, कहीं भी कॉस्ट माइनस स्क्रैप नहीं बोलेगा। हाँ जी चलो। खास ठीक जी। तो यहां पर डेप्रीशिएबल अमाउंट बोलिएगा, डिवाइड बाय 5, हाउ मच? अरे बोलो भाई, कितना बेटा? 16,000 पर एनम का डेप लगना चाहिए। ये मेरी खुद की एनालिसिस है। ठीक, अब क्या हुआ? 3 साल गुजर गए इस बात को। लो, ये लीजिए, आफ्टर 3 years। बेटा जरा बताना, 3 साल हो गए इस बात को, इन 3 सालों में टोटल डेप कितना लग गया होगा? 16,000 इंटू 3 कितना बेटा? 48,000 का डेप्रीसिएशन लग गया होगा। क्लियर है बात? ये केस तैयार कर रहा हूं मैं, ये सब लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन की फॉर्म में, लेकिन मैं समझाता जा रहा हूं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। 3 साल हो गए। अब ये बताइए, 3 साल बाद की, आफ्टर 3 years, ये तो मुझे दिख गया। 3 साल बाद की क्या पोजीशन है? एसेट की, गलत करोगे इसमें बोलने में, एसेट की बुक वैल्यू कितनी होगी? एसेट की बुक वैल्यू बताओ कितनी होगी 3 साल बाद? हाँ जी, कितनी थी? 1 लाख थी, बोलो हाँ। इसमें से माइनस करें 48,000, हाँ बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब कितनी बची? 52,000। अच्छा एक बात और बताओ, एक बात और बताओ, यहां से ही डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना था शुरू में ही? बोलो। 1 लाख माइनस 20,000, 80,000 था कि नहीं था? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। डेप्रीशिएबल अमाउंट वाज 80,000, शुरू में ही पता है तो मुझे। और इसके बाद 3 साल हो गए। 3 साल में टोटल, अच्छा टोटल डेप लग गया 80,000। इसका एक नाम और भी था, बताओ बेटा इसका नाम क्या था? इसका नाम था अमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट। बेटा ये भी ठीक कह दिया मैंने। टोटल डेप इतना लगना था, इसमें से इतना लग गया। बताओ जरा मुझे बताइए यहां पर कि कितना होगा? बुक वैल्यू तो ये बता रहे हो आप। अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना होगा जरा बताइए। हाँ जी, कैसे निकाला आपने ये कैसे निकाला ये बताओ। अरे बड़ा आसान है ना। 80,000 डेप्रीशिएबल था, इसमें से इतना डेप लग गया, कितना लगना और बाकी है? 80 माइनस 48 कितना? अच्छा एक तरीका और भी है निकालने का, बताओ क्या? जितनी बुक वैल्यू है कागजों में, एसेट की कितनी वैल्यू है जल्दी बताओ? आज 52 है, लेकिन 52 में से 20 स्क्रैप मिलने वाली है बाद में, तो कितने का डेप अभी और लगना बाकी है? ऐसे समझ लो बेटा। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया?
कुछ नहीं है भाई, बहुत सिंपल है। खामा का भारी भरकम शब्द यूज कर रहा हूं बस मैं, करने पड़ेंगे एएस के वजह से, वरना कुछ है थोड़ा ना इसमें भाई। कहां कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये केस समझ में आया कि नहीं आया? और सुनो, और ये बताओ आज इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है एसेट की? अब क्वेश्चन शुरू होगा इसके बाद। कितनी है बेटा? भाई 5 साल थी, 2 साल, 3 साल का डेप लग गया, 2 साल लाइफ बची हुई है। क्लियर है यहां तक? ये सब हो चुका है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है। वो अलग बात है, मैंने डिटेल्ड एनालिसिस कर ली इसकी, लेकिन यहां तक बोला हुआ है। अब वो क्या बोल रहा है? नाउ द कंपनी एस्टीमेट्स, गलती हो गई है तो 5 नहीं, ये लग रहा है, ये कागज तो बोल रहे हैं कि 2 साल चलनी चाहिए, नहीं, ये तो अभी 4 साल और चल जाएगी मशीन। आज मुझे क्या लग रहा है कि ये मशीन अभी 4 साल और चल जाएगी, या अदर वे राउंड भी हो सकता है। क्या? ना भाई ना, ये 2 साल ना चलेगी। अब ये तो मैक्सिमम 1 साल चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। यानी वी वॉन्ट टू चेंज द एस्टिमेटेड यूजफुल रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट। समझ में आया मुद्दा क्या है? आज हम एस्टिमेशन, अकाउंटिंग एस्टिमेट ही तो था ये, कि भाई 5 साल चलेगी, 3 साल के बाद एस्टिमेट चेंज करना चाहता हूं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ आज कि आप ही थे शुरू में 5 साल कह रहे थे, आप ही आज 3 साल हो गए तो कुछ और कह रहे हो? ऐसा क्या हो गया? रीजंस फॉर चेंज क्या हो गया आज? बताओ ना भाई, क्यों लग रहा है? अरे सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूं भाई। आप मशीन यूज कर रहे थे, 3 साल बाद आपको लग रहा है कि नहीं, ये अब 2 साल ना चलेगी, ये 4 साल और चलेगी, या 1 ही साल चलेगी। ऐसा क्या हो गया आज कि आप ये एस्टिमेशन चेंज करना चाह रहे हैं? अरे बड़ा सिंपल सा है ना लॉजिक। ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया आपको मशीन के बारे में, मोर एक्सपीरियंस, मोर नॉलेज, मोर एक्सपोजर, यही लिखा हुआ है इसमें। मैंने कंपनी से कहा भाई क्या हुआ ऐसा, तो कंपनी ने कहा एएसजी देखो ऐसा है, जब मैं खरीद कर लाया था तब तो लोगों की सुनी सुनाई बात, कंपनी वालों की बात, जिससे खरीदा मैंने 5 साल एस्टिमेट कर लिया, अब 3 साल मैंने यूज कर लिया खुद से, और मुझे लग रहा है नहीं, अब अभी 2 नहीं, अभी तो ये और चल जाएगी 4 साल। तो मेरा एक्सपीरियंस अब ज़्यादा हो गया मशीन को लेकर, मेरी नॉलेज अब ज़्यादा हो गई मशीन को लेकर, जिसके चलते मैं अपना ये एस्टिमेशन रिवाइज करना चाहता हूं। बेटा आपको मुद्दा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अभी तक? अब बात आती है होगा क्या। ये सब आज की पोजीशन। अब बोल रहा है वो रिवाइज्ड रिमेनिंग लाइफ कितनी है, कितनी मालूम? 4 साल। चलो 4 साल। अब सवाल ये है कि रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन आज के बाद हर साल कितना लगेगा? बिल्कुल घटिया जवाब है इसका, जिसके लिए मैं देर से भूमिका बांध रहा हूं ना। अब आप देखेंगे बिल्कुल फर्जी जवाब है इसका। खामा का इतना टाइम लगा दिया मैंने ये पूरा बेस तैयार करने में। आंसर इज वेरी सिंपल। AS10 जब नया आया उससे पहले जरूर कॉम्प्लिकेशंस थी, अब तो बड़ा सिंपल कर दिया। क्या बोल रहा है? AS में क्या लिखा हो बता रहा हूं मैं आपको, फिर आप बताना क्या करेंगे। If you want to change the estimated useful life of the asset, हाँ यही करना चाह रहे हैं, then unamortized depreciable amount
should be written off over the revised remaining useful life. बिल्कुल फर्जी बात करी है मैंने, ये भारी भरकम शब्द जरूर हैं, सरल शब्दों में सुन लो अब क्या बोल रहा है एएस। एएस बोल रहा है अच्छा बताओ कितने का डेप और लगना है? अरे बोलो भाई, कितने का डेप लगना था? 80 का लगना था, कुछ तो खा पी गए आप, बोलो बेटा कितने का और लगना है? 32 का। लाइफ कितनी बची हुई है नई वाली? तो 32,000 4 साल में राइट ऑफ करो, काम खत्म करो, ये लो खत्म। जो हो गया सो हो गया। आज 32 का डेप लगना है, मान रहे हो आप कह रहे हो लाइफ 4 साल बची हुई है, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अनअमोर्टाइज्ड एज पर AS10 अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट, अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट शुड बी रिटन ऑफ ओवर द रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। खत्म बात। बताओ बेटा, बताइए फटाफट से, रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन कितना हो जाएगा पर एनम? बोलो। अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट शुड बी रिटन ऑफ ओवर द रिवाइज्ड रिमेनिंग। वहां फॉर्मूला ही लिखे हुए हैं, इसमें फॉर्मूला तो बना दिया मैंने। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? अरे बोलो भाई, 32,000 डिवाइड बाय 4 हाउ मच? 8,000 पर एनम इज द रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन विच शुड बी प्रोवाइडेड पर एनम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। दैट्स इट, दैट्स इट। क्लियर है बात? इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव चेंज। एक तो होता है क्या? रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? बिल्कुल शुरुआत से, बोला भाई जो आपने ये सब कर दिया सब गलत कर दिया, इसका मतलब तो इस सब को ही शुरू से ठीक करके लाओ, वो होता है प्रोस्पेक्टिव चेंज। एक होता है रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड, वो क्या कहता है? जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। जो भी आपको नया चेंज लाना है वो आज से ले आओ, पुराने खातों में कोई फेर बदल नहीं करोगे। सारे सब में हमेशा अब प्रोस्पेक्टिव चेंज ही होगा। AS10 जब रिवाइज था उससे पहले कुछ में रेट्रोस्पेक्टिव था, कुछ में प्रोस्पेक्टिव था। सब भूल जाओ। आपको जो भी बदलाव लाने हैं, आज तक जो हो चुका है सो हो गया, आज के बाद की बात करोगे आप, पुरानी बात नहीं करोगे। क्लियर है बात के नहीं है? बोलो बेटा। अब ये बताओ, ये नोट करोगे या नया क्वेश्चन ही करा दूं? एक काम करो, उसको नोट कर ही लो, काफ़ी वर्किंग कर दी क्योंकि इसमें मैंने। फिर करो उसे, ऐसे ही नोट करना, इसी सीक्वेंस, पहले ये, फिर 3 साल में ये हुआ, फिर ये और फिर ये। करो नोट, एग्जाम्पल 2 लिखकर नोट कर लो उसे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। करिए।
बेटा क्लियर है बात ये? बेटा हो गया नोट? ये लो। तीन साल हो गए, 3 साल बाद की पोजीशन मैंने इवैल्यूएट कर ली, और फिर अब बोल क्या रहा है अल्टीमेटली? बोल ये रहा था कि रिवाइज कर दी हमने लाइफ, तो ऐसे में रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन कितना आएगा हर साल का। आज तक हम हर साल डेप्रीसिएशन लगा रहे थे 16,000 का, नाउ ऑनवर्ड्स डेप्रीसिएशन लगाएंगे 8,000 पर एनम का। बेटा क्लियर है बात ये? सुनो इसी में एक बात और, अब इसी में एक बात सुनिए। इसको हटा दूं यहां से? बेटा हटा दूं अब इसे? जल्दी करो, फटाफट हटाऊंगा इसको, मैं इसी को चेंज करूंगा, दूसरा केस बन जाएगा। दूसरा केस बन जाएगा। इस केस का नाम क्या था? चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कि भाई जो यूजफुल लाइफ का एस्टिमेशन था वो चेंज हुआ। इस बार क्या हुआ अब सुनिए, यही सेम क्वेश्चन है, मान लेते हैं, सारी मेहनत से बच जाएंगे। ये लो 2 साल लाइफ बची हुई है, अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट इतना है। अब वो बोल रहा है बेटा इस एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी थी? सर ये हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, हिस्ट्री वाली कॉस्ट, यानी जिस पर हम परचेज करके लाए थे। बताओ कितनी है? 1 लाख थी। जो भी मुझसे पूछता था सर ये मशीन कितने की पड़ी? 1 लाख की। सर ये मशीन कितने की लाए? 1 लाख की। सर ये मशीन कितने की पड़ी? 1 लाख की। 3 साल हो गए ये बात बोलते बोलते मुझे, और डेप्रीसिएशन लगाते जा रहे थे। आज अचानक से जानते हो क्या हुआ? हिस्टोरिकल कॉस्ट रिवाइज हो गई, और मैं बोल रहा हूं कि नहीं भाई ये मशीन 1 लाख की नहीं, 1 लाख ज्यादा की हो गई, ज्यादा रिवाइज कर दिया, 1,20,000 की पड़ी है। पहला सवाल तो यही है सर आज हो क्या गया आपको? 3 साल से पूछ रहे हैं आपसे, आप हमेशा 1 लाख बोला करते थे कि 1 लाख की पड़ी थी, 1 लाख की पड़ी थी। आज ऐसा क्या हो गया कि आप बोल रहे नहीं नहीं ये मशीन तो मुझे 1,20 की पड़ी? क्या हो गया ऐसा आज? बड़े सारे कारण हो सकते हैं। एएस ने कहा सबसे पहला तो बड़ा नॉर्मल है, एरर। वो जो मशीन खरीदी थी 1 लाख की, उस पर 20,000 रुपए इंस्टॉलेशन के पे किए थे। याद आ रहा है चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर? और 20,000 मैंने वेजेस में डाल दिए थे, जबकि वो मशीनरी की कॉस्ट में जुड़ने थे। आज 3 साल बाद ये गलती पकड़ में आई। ओहो ये तो हम गलत करते आ रहे हैं। ये मशीन 1 लाख की नहीं पड़ी मुझे, 20,000
expenses incurred at the time of purchase of an asset should be capitalized, should be added with the cost of asset. बताया था, गलती हो गई मुझसे। ये 1 लाख की नहीं थी मशीन, ये तो 3 साल से गलत करता आ रहा हूं मैं, गलती आज पकड़ में आई। ये तो मशीन ही 1,20,000 की थी। बोलो बेटा, एक कारण। दूसरा हो सकता है वो आप एएस, हमारे पास एक और है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ग्रांट AS 12, वो सीखेंगे सीए इंटरमीडिएट में जाकर। लेकिन सुन लो थोड़ी सी बात, एक लाइन लिखी हुई है इसलिए बता रहा हूं बस मैं आपको। असल में क्या हुआ, जब मैंने ये मशीनरी इंपोर्ट की थी, बाहर से मंगाई थी, और सरकार ने मुझे रिबेट दिया था, छूट दी थी टैक्सेस की। मुझे टैक्स का रिफंड मिल गया था जो मैंने इंपोर्ट ड्यूटी दी। सरकार ने कहा बहुत बढ़िया काम कर रहे हो तुम, तो इतनी बढ़िया मशीनरी इंपोर्ट की है, इससे तो बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा, स्टेट का डेवलपमेंट होगा, हम आपका टैक्स छोड़ रहे हैं। और मैंने वो मशीन, मुझे 1 लाख की पड़ी, मैंने किताबों में 1 लाख से रिकॉर्ड कर ली, काम करना शुरू कर दिया। समय बीतता गया 3 साल हो गए, गवर्नमेंट का इंस्पेक्शन हुआ, और जब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आए इंस्पेक्शन करने तो उन्होंने क्या पाया, अरे ये क्या कर रहे हो, ये मशीनरी तो हमने कहा था, बेटा मत करो ना बात, पीछे सुन लो, ये तो हमने कहा था कि आप इन रीजंस के लिए इस्तेमाल करोगे और इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, मशीनरी लेके पड़ी हुई और बेचने का इंतजाम कर रहे हो। नहीं, ना, हमने जो आपको ग्रांट दिया था वो खत्म। फटाफट से टैक्स के नाम के दोबारा से 20,000 रुपये जमा करो सरकारी खजाने में। आपको समझ में आ रहा है केस क्या हुआ? बेटा कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो गवर्नमेंट ग्रांट मुझे मिला था वो आज रिफंड करना पड़ गया। तो आज तक कोई मुझसे पूछता था मशीनरी कितने की पड़ी, मैं क्या बोलता था? अब सरकारी विजिट के बाद कोई मुझसे पूछेगा तो मैं मशीनरी कितने की बताऊंगा। क्लियर है बात कि नहीं है? खैर ये तो हो गए रीजंस। हो सकती है हिस्टोरिकल कॉस्ट चेंज हो सकती है। सर अब ये बताओ रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन कैसे आएगा? तो एएस क्या कह रहा है? एएस कह रहा है भाई देखो जो हो गया सो हो गया, एक काम करो आप बताइए अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट कितना है? रिवाइज्ड 32,000 था। हाँ बोलो। लेकिन अब कितने पर डेप लगना है? 32 + 20 पर लगना है डेप। बोलो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट 20,000 से बढ़ गई कि नहीं बढ़ी? तो एडिशनल डेप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये कितना हो जाएगा? 32,000 + 20,000 हाउ मच? 52,000। अब मना मत करना। अगर मैं पूछ लूं आपसे अब कि बताओ बेटा अब रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन पर एनम कितना रहेगा? तो 52,000 रुपये डेप लगना है। लाइफ कितनी बची हुई है? 2 साल। 26,000 पर एनम वुड बी द रिवाइज्ड डेप्रीसिएशन। सुनिए क्या कह रहा है यस? इन केस ऑफ चेंज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब ये देखते हैं जो बोल रहा हूं मैं, यहां से कोरिलेट करते जाना। एज पर AS 10 इन केस ऑफ चेंज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट। अच्छा क्या करें? अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट टू बी रिवाइज्ड। अच्छा ठीक है कर दिया। फिर एंड देन द अनअमोर्टाइज्ड डेप्रीशिएबल अमाउंट टू बी रिटन ऑफ ओवर द रिमेनिंग लाइफ। क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत है? बोलो बेटा। दैट्स इट। लिख लो उसको केस बी बनाकर। ये सब रहने देना ऐसे ही। यहां लिख लो केस बी।
चेंज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी ओरिजिनल कॉस्ट होती है जो। ये हेडिंग डालकर सिर्फ इतना पोर्शन दोबारा लिख लो कि हिस्टोरिकल कॉस्ट रिवाइज हो जाए तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे। लो जी, अभी मेथड भी चेंज करेंगे। आज तक एसएलएम था, फिर डब्ल्यूडीवी, या डब्ल्यूडीवी था फिर एसएलएम। अभी एक चेंज और बाकी है, लेकिन वो आज नहीं करेंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, इसको नोट करो। ये सिमिलर थे। करिए बेटा नोट फटाफट से। बेटा क्लियर है बात ये? चलो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा। आइए बेटा ज़रा पेज नंबर 32 पर। 32 ये सब लिखा हुआ है जो एएस में, वही मैंने लिख दिया। वहाँ पर थोड़ा तोड़ के लिखा है बस मैंने। वहाँ तो पूरे पैराग्राफ होते हैं, बस एक पैरा नंबर 3, पैरा नंबर 42, पैरा नंबर 52, उसको तोड़ के लिखा है बस मैंने। पढ़िए पेज 32। चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, केस ए की बात कर रहे हैं। रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट में चेंज, क्यों चेंज होगी? मोर एक्सपीरियंस, मोर नॉलेज, चेंज इन सिचुएशन एक्सेट्रा। इफ द लाइफ ऑफ एसेट इज री एस्टिमेटेड, लाइफ 2 साल बची हुई है, मैंने कहा नहीं ये 4 साल चल जाएगी, द लाइफ में इंक्रीज और डिक्रीज, देन द क्या करेंगे बेटा, अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस शुड बी रिटन ऑफ ओवर इट्स रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, दैट इज प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट। क्या कोई भी दिक्कत है बेटा? बोलो। आओ इस पर। चेंज इन हिस्टोरिकल कॉस्ट, इसके ऊपर कॉस्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट में चेंज होगी क्यों? ड्यू टू, रीजंस क्या है? चार्ज, चेंज करो उसको, चेंज और रिफंड ऑफ ड्यूटीज टैक्सेस। चेंज, चार्ज लिखा हुआ है ना, चेंज कर लो उसको। उसके बाद रिसीट ऑफ रिफंड, कैंसिलेशन ऑफ ग्रांट, या चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटी। ये एस 11 से उठाया हुआ है पॉइंट, ये आएगा नहीं समझ में फिलहाल, लेकिन ठीक है, चेंज के कुछ कारण हो सकते हैं। तो क्या करेंगे अब? पढ़िए क्या करेंगे। द रिवाइज्ड अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस, वैसे बेटा अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस था कितना? 32 था, इसको रिवाइज कर दिया, कितना बन गया? इसकी बात कर रहा है, पढ़ो। द रिवाइज्ड अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस शुड बी रिटन ऑफ, इस 22 को राइट ऑफ कर दो, कितने ईयर्स में? ओवर इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, दैट इज प्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। जो हो चुका है उसे भूल जाइए। बेटा क्लियर है बात? बेटा क्लियर है? क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 जो ट्राई करके आएंगे आप। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास शायद 8 है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। 13, 14 दोनों ट्राई करके आएंगे, कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क में 13, 14 दोनों क्वेश्चन ट्राई करके आएंगे। आई विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है बेटा? बेटा ठीक है? चलिए आज की चर्चा यहीं पर समाप्त हो रही है। धन्यवाद, बाय बाय।